वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन। आज हमारी चौथी क्लास। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक महत्वपूर्ण उक्ति याद आई जो आप सभी के बीच में है। उठो और जागो, उठो और जागो, निरंतर प्रयास करो जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है बच्चों, उठो जागो, निरंतर प्रयास करना है जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। लक्ष्य हमारा, तुम्हारा भी, मेरा भी, सभी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, ए और बी दोनों। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या ए और बी दोनों? तो बच्चों आंसर क्या है हमारा? ए और बी दोनों। मूल अधिकारों की बात करूं, आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक हमारे क्या मूल अधिकार, और मूल अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं बच्चों? अमेरिका। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए हमने? यूएसए। यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। और मूल अधिकार अपने कितने? 6। आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं, जो हमने किस देश के संविधान से लिए? यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिए। ठीक है, मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों ही। ठीक है बच्चों, देश का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों का न्यायालय उच्च न्यायालय। साथ ही बात करते हैं, देखो सर्वोच्च न्यायालय हमारे किस आर्टिकल में आता है बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हमारा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 124। कितना बच्चों? आर्टिकल 124। 124 में हमारे भारत का न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, जो कहां पर है? नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124। सर्वोच्च न्यायालय की रिट है, रिट कितने प्रकार की रिट होती है बच्चों? 5। रिट कितने प्रकार की होती है? 5। सर्वोच्च न्यायालय की रिट कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों। आर्टिकल 32 में क्या है? 5 प्रकार की रिटों की बात करी गई है। ठीक है, 5 रिट है सर्वोच्च न्यायालय की, 5 रिट आर्टिकल 32। ठीक है, इसी के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय, इससे क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन उठते हैं, देखेंगे साथियों। अभिलेख न्यायालय, कौन सा न्यायालय? अभिलेख। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में क्या है बच्चों? अभिलेख न्यायालय। साथ ही परामर्श न्यायालय, परामर्श न्यायालय, परामर्श न्यायालय कौन से में? 143, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में हमारा परामर्श न्यायालय। साथ ही एक आता हमारा पुनर्विचार, पुनर्विचार न्यायालय। पुनर्विचार न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 137। कितना बच्चों? 137। सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय आता हमारा आर्टिकल 129, परामर्श न्यायालय आर्टिकल 143, पुनर्विचार न्यायालय आर्टिकल 137। सर्वोच्च न्यायालय की रिट है हमारी 5, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का। ठीक है, और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था? संविधान की आत्मा। ठीक है बच्चों, संविधान की आत्मा। आगे देखते हैं हम उच्च न्यायालय। कौन सा बच्चों? उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य का क्या है? एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, राज्यों का उच्च न्यायालय, पूरे देश का, भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय कहां? नई दिल्ली। साथ ही हम कौन से प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां हमारा? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां हमारा? इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज। कब बना? 1866। कब बना? 1866। सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा बना? 1862 में कलकत्ता। ठीक है बच्चों, सबसे पहला भारत में उच्च न्यायालय कौन सा बना? कलकत्ता, 1862। अपना प्रयागराज या इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866। साथ ही उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में आता है हमारे?
उच्च न्यायालय हमारे कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 214। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124, उच्च न्यायालय 214। ठीक है बच्चों। आगे आती है संसद। संसद आर्टिकल, संसद कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 79। ठीक है, और इसके दो अंग कौन कौन से हैं हमारे? राज्यसभा और कौन सा? लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 और बच्चों लोकसभा आर्टिकल 81। ठीक है। संसद का सबसे बड़ा अंग राज्यसभा, संसद का सबसे बड़ा अंग राज्यसभा, छोटा लोकसभा। ठीक है बच्चों, लोकसभा छोटा और बड़ा पूछे इनमें दोनों में तो हमारा राज्यसभा क्या होता है? बड़ा। ठीक है। संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। परीक्षा की नजर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आप सभी के बीच में है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 15,200 किलोमीटर। भारत जो कुल स्थलीय सीमा साझा करता है अन्य देशों के साथ कितने किलोमीटर? 15,200 किलोमीटर। जो सबसे ज्यादा किस देश की सीमा से लगती है? भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, आंसर है हमारा बांग्लादेश। भारत अपनी स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगाता है? बांग्लादेश। कितनी? 4096 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 4,096 किलोमीटर। ठीक है। और पाकिस्तान के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं? 3323 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 3323 किलोमीटर। और चीन के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं? चीन के साथ 3488 किलोमीटर चीन के साथ। और बचा क्या? नेपाल। नेपाल के साथ हम कितनी करते हैं? 1751 किलोमीटर बच्चों। कितनी? 1751 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जो सबसे अधिक बांग्लादेश, सबसे अधिक बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे कम भारत किस देश के साथ सीमा लगाता है? अफगानिस्तान। किसके साथ? अफगानिस्तान। किसके साथ बच्चों? अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा हम किसके साथ लगाते हैं? तो अफगानिस्तान। किसके साथ लगाते हैं? अफगानिस्तान। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 106 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल 15,200 किलोमीटर। और सबसे अधिक हम किस देश के साथ लगाते हैं? बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के संग 3323 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं भारत की। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी। भारत की उत्तर से दक्षिण, भारत उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर फैला हुआ बच्चों? उत्तर से दक्षिण भारत 3214 किलोमीटर। कितना? 3214। भारत उत्तर से दक्षिण 3214। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। कितना बच्चों? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही भारत विश्व के कितने परसेंट क्षेत्रफल घेरा हुआ है? भारत विश्व का कितने परसेंट क्षेत्रफल? तो 2.42। कितना बच्चों? 2.4। भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना? 2.42% भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का घेरा हुआ है। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। प्लस निर्वाचक, मत देने वाले निर्वाचक की संख्या में बात करें भारत तब भी पहले नंबर पे है। जनसंख्या के मामले में करें तब भी भारत पहले नंबर पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत 7वें नंबर पे है। कितने नंबर? 7 में।
भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत उत्तरी गोलार्ध में एक स्थित देश है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। ठीक है बच्चों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतर पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतर विस्तार है। भारत उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर फैला हुआ? 32, 14, पूरब से पश्चिम 29, 33। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। साथ ही बात करूं पाकिस्तान, फुटबॉल सबसे ज्यादा, फुटबॉल किस देश में? फुटबॉल सबसे ज्यादा फुटबॉल का निर्माण पाकिस्तान, प्लस नहरों वाला देश पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है बच्चों, सबसे अधिक फुटबॉल निर्माण करने वाला देश पाकिस्तान, और नहरों वाला देश पाकिस्तान। पाकिस्तान के पिता मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पिता मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। साथ ही बात करूं बांग्लादेश, बांग्लादेश की संसद का नाम, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या बच्चों? जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। राजधानी की बात करें इसकी तो ढाका, राजधानी की बात करें बांग्लादेश की ढाका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बच्चों, बांग्लादेश के शेख मुजीबर रहमान। कौन बच्चों? शेख मुजीबर रहमान। शेख हसीना बेगम के पिता शेख मुजीबर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, शेख मुजीबर रहमान ने महात्मा गांधी को किस नाम की उपाधि दी? शेख मुजीबर रहमान ने महात्मा गांधी को किस नाम की उपाधि दी? ठीक है बच्चों, जादूगर। शेख मुजीबर रहमान ने महात्मा गांधी को बच्चों किस नाम की उपाधि दी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को शेख मुजीबर रहमान ने काय की उपाधि दी? जादूगर। जादूगर की उपाधि महात्मा गांधी को शेख मुजीबर रहमान। ठीक है बच्चों, साथ ही बात करूं चीन, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। ठीक है, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। कागज का आविष्कार करने वाला पहला देश चीन। ठीक है, कांच का पुल बनाने वाला पहला देश चीन। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश चीन। और कोरोना वायरस भी कहां से स्टार्ट हुआ? चीन। ठीक है बच्चों, चीन। कागज का आविष्कार करने वाला पहला देश है हमारा चीन। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश है चीन। ठीक है, और कोरोना वायरस भी कहां से स्टार्ट हुआ? चीन से। नेपाल, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है बच्चों, नेपाल, इसकी संसद का नाम क्या है? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। राजधानी काठमांडू, नेपाल। ठीक है बच्चों, नेपाल की राजधानी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। राजधानी है यहाँ की काठमांडू। काठमांडू में किसका मुख्यालय? सार्क का। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ठीक है, और यहाँ का राष्ट्रीय पशु लिख लेंगे, राष्ट्रीय पशु नेपाल का गाय। ठीक है, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, राजधानी यहाँ की काठमांडू, और पशु, राष्ट्रीय पशु नेपाल का गाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सबको साथ ही साथ नोट करते चलना है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यूटर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यूटर्न लेती है? मतलब घुमाव। सही है, जब भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो किस स्थान पर यूटर्न लेती है? ऑप्शन पहला कुलाकांगड़ी, नामचा बरवा, पांगी घाटी, लुप्रो घागी। ठीक है, इसका आंसर है हमारा नामचा बरवा। क्या बच्चों? नामचा बरवा। नामचा बरवा
एक पर्वत का नाम है जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। कौन से में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा बरवा क्या है? पर्वत। इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो कहां से टर्न लेती है? नामचा बरवा, जो कहां है? अरुणाचल प्रदेश। साथ ही नामचा बरवा किस पर्वत रेंज का उदाहरण है? बृहद हिमालय में स्थित नामचा बरवा पर्वत का नाम है बृहद हिमालय। ठीक है बच्चों, बृहद हिमालय में स्थित नामचा बरवा पर्वत, जिसके पास से यूटर्न लेकर ब्रह्मपुत्र नदी कहां एंटर करती है? भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी। क्या बच्चों? भारत की सबसे चौड़ी नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी बच्चों? चौड़ी नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल लिखेंगे बच्चों, उद्गम स्थल। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर तिब्बत। ठीक बच्चों, मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। कौन सी नदी? मानसरोवर तिब्बत। और किस हिमानी से निकलती है? हिमानी की बात करें, ग्लेशियर चेमा युंग डुंग। कौन सा बच्चों? चेमा युंग डुंग। चेमा युंग डुंग। किस ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? चेमा युंग डुंग। और पर्वत से पूछे, मानसरोवर तिब्बत। मानसरोवर स्थित तिब्बत से निकलती है। किस हिमानी से? चेमा युंग डुंग ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं हम? तिब्बत में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, ये कई बार पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? असम में। और साथ ही देखो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश में बहने के बाद कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर तिब्बत। ठीक है, और मुहाना कहां है इसका? तो बंगाल की खाड़ी। और इसके बाद पूछा जाता बांग्लादेश। क्या बच्चों? बांग्लादेश। बांग्लादेश तिब्बत में हम जानते हैं इसे किस नाम से? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिसांग। ठीक है, असम में जानते हैं इसे किस नाम से हम? ब्रह्मपुत्र। बहुत अच्छे। असम में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। किस नाम से बच्चों? जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं हम। कहां? बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी लंबी है ब्रह्मपुत्र? 2900 किलोमीटर। और भारत में बात करें साथियों, भारत में कितने किलोमीटर बहती है? तो 816 किलोमीटर। भारत में कितना बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? 816। और ओवरऑल इसकी बात करें कितनी लंबी है? 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में बहने के बाद कहां गिर जाती है इसका मुहाना? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? दिहांग या दिसांग। इसकी सहायक नदियां भी नोट कर लेंगे साथ ही। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? लोहित। बांग्लादेश की एक नदी का नाम पूछा, तिस्ता, जो कहां बहती है ज्यादातर बड़ी? बांग्लादेश। लोहित, तिस्ता, मानस, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। भारत में कितना बहती है? 816। साथ ही ध्यान देंगे पांगी घाटी। क्या बच्चों? पांगी घाटी कहां पड़ती है हमारी? पांगी घाटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें हम, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी बच्चों अमेजन। कौन सी? अमेजन। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के बीच में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये बच्चों कुछ अच्छे मेले हैं जो कई बार एग्जामों में रिपीटेड पूछे गए हैं, जो आप सभी के बीच में है। सुमेलित करना है।
गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला। कैलाश मेला, कौन सा बच्चों, कैलाश मेला। सैयद सलार मेला, सैयद सालार मेला, ठीक है। शाकुंभरी देवी, परीक्षा के नहर से सबसे ज्यादा मोस्ट है सैयद सलार और शाकुंभरी देवी, ठीक है बच्चों, शाकुंभरी देवी मेला, ठीक है। मेरे साथ इन्हें क्या करना है, तुम्हें मिलाने हैं। कौन सा मेला कहां लगता है, गोविंद साहब मेला कहां लगता है बच्चों, अंबेडकर नगर। कहां, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, ठीक है। कैलाश मेला आगरा, ठीक। सैयद सलार मेला बहराइच। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, कहां बच्चों, सहारनपुर, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, ठीक है। आगरा में 2-3 मेले और ध्यान देंगे, बहुत अच्छे, जो कई बार पूछे गए हैं। कहां पे बच्चों, आगरा। देखो एक आता है सुलहकुल उत्सव, हिंदू और मुस्लिम की एकता का कौन सा उत्सव है, सुलहकुल, जो मुगल पीरियड से चला आ रहा है। सुलहकुल उत्सव किसके लिए लगता है, हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है सुलहकुल उत्सव, हिंदू और मुस्लिम एकता। कहां पर, आगरा, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने करी, 1504 में। आगरा किसने बसाया, 1504, सिकंदर लोधी। किसने बच्चों, सिकंदर लोधी। आगरा की स्थापना 1504, सिकंदर लोधी। एक और आता बटेश्वर मेला, बहुत अच्छा मेला, बटेश्वर मेला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला। बटेश्वर मेला कैसा मेला बच्चों, पशु मेला। साथियों यही कामना है, सब सिलेक्शन लेके उत्तर प्रदेश पुलिस का इन सभी मेलों का तुम खूब अच्छे तरीके से मजे लोगे, सही है। किसी न किसी की पोस्टिंग इन्हीं स्थानों पर होनी है, साथ के साथ इन मेलों का तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा। आज तुम इन्हें पढ़ रहे हो, सही है। सपोज मेरी यही सभी को कामना है, मैं भी कामयाब हूं, आप सभी भी कामयाब हो, और इन मेलों का हम तुम सब साथ में लुत्फ उठाएं, सही है। बहुत अच्छा आनंदित इनका हम जो है इन फ्यूचर सोच के चलें, कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग मिलनी है, और मेला जाहिर सी बात है सब मिलेगी, सबको मिलने हैं मेले, ठीक है। और मेले के आप सभी और मैं भी बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं मेलों को लेकर। बाकी आप सब समझदारी हो क्या होता है मेले में, ठीक है बच्चों। मेला पिक्चर भी है ना, आगे देखेंगे। बटेश्वर मेला, भारत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला बटेश्वर मेला, यह भी कहां लगता है बच्चों, आगरा, ठीक है। हमारा उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा किस राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, आगरा और मथुरा, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से सीमा लगाता है हमारा आगरा और मथुरा। मिर्जा अपर्दन, मिर्जा अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा। मिर्जा अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से, आगरा और मथुरा। और दोनों किससे सीमा लगाते हैं बच्चों, राजस्थान से, ठीक है। दोनों किससे, राजस्थान से। साथ ही देखेंगे एक अपने बरेली का मेला, उत्तरायणी मेला, कौन सा, उत्तरायणी, कौन सा मेला है, उत्तरायणी मेला। ये कहां लगता है, हमारे बरेली, उत्तरायणी मेला, बरेली, ठीक है। उत्तरायणी मेला बरेली, ठीक है बच्चों। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले, यूपी में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं, 86 मेले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कितने, 86 मेले। कहां पर, मथुरा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले 86 मेले मथुरा, और सबसे कम लगते हैं पीलीभीत, कितने मेले, 2। सबसे कम मेले कहां लगते हैं, पीलीभीत, पीलीभीत कितने मेले लगते हैं, 2। पीलीभीत से एक झील निकलती है साथियों, कौन सी, फुल्लर झील। फुल्लर झील से हमारी एक नदी निकलती है, जिसके किनारे अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी और जौनपुर शहर स्थित है। पीलीभीत से एक झील याद रखेंगे, कौन सी, फुल्लर झील। फुल्लर झील से हमारी कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी। कौन सी बच्चों, फुल्लर झील से गोमती नदी, जिसके किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जौनपुर शहर स्थित है, ठीक है। साथियों आगे चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आप सभी के बीच में है, ठीक है बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आप सभी के बीच में लाया हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तो साथ ही साथ मेरे साथ नोट करके चलना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन प्लस एक एक पॉइंट, ठीक है। परीक्षा की नजर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है बच्चों, शॉर्ट में बोलते हैं HRA। HRA की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1924, 1928, 1925, 1922। तो सभी साथी ध्यान देंगे कौन सा आंसर इसका? 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना क्या है बच्चों? 1924। और किसके द्वारा की गई? सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब? 1924। किसके द्वारा? सचिंद्र सान्याल। साथ ही इनकी पुस्तक लिखेंगे एक, बंदी जीवन, बंदी जीवन की पुस्तक है। देखो उत्तर प्रदेश की परीक्षा से क्यों महत्वपूर्ण है, इस संघ या एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई? कानपुर। तो कहां पर इसकी स्थापना हुई बच्चों? कानपुर में। कानपुर कहां पड़ता है? अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस लिहाज से परीक्षा की नजर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 सचिंद्र सान्याल के द्वारा, और कहां पर की गई थी? कानपुर। क्या बच्चों? कानपुर। उत्तर प्रदेश की वित्तीय राजधानी कानपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों को चलाया कानपुर, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक है। जेके मंदिर, झुग्गीलाल कमलापति मंदिर और जेके हॉस्पिटल भी कहाँ है? कानपुर, ठीक है। और राष्ट्रीय दलनवाला उसका मुख्यालय भी कहाँ है? कानपुर, ठीक है। गंगा सबसे ज्यादा दूषित कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में, कानपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों को चलाया कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर प्रदेश की वित्तीय राजधानी कानपुर, सही है। वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ है? कानपुर। झुग्गीलाल कमलापति मंदिर भी कहाँ? जेके मंदिर, जेके अस्पताल, सब कानपुर। प्लस ग्रीन पार्क, क्या बच्चों? पेपर के लिहाज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ? ये भी कानपुर। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये था हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक आया था इसमें अगला वर्ड जुड़ने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट। इसमें एक वर्ड ऐड होगा, कौन सा? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1928। और किसने की थी? भगत सिंह। किसके द्वारा की गई? भगत सिंह प्लस चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। सीधा सीधा तुम्हें देखा मिलेगा भगत सिंह, और हमें नाम एक और याद रखना इनके साथ, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद इनके द्वारा की गई। और कहां पर? नई दिल्ली। कहां बच्चों? नई दिल्ली, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की बात करें तो इसकी स्थापना कानपुर, किसके द्वारा? सचिंद्र सान्याल। अगर इसमें जुड़ कहा जाए सोशलिस्ट तो पूरी शाखा चेंज हो जाती है। सोशलिस्ट 1928 भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। प्रमुख पूछा जा रहा सीधे सीधे भगत सिंह का नाम, और कहां पर की गई थी? नई दिल्ली, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान देंगे 1925, क्या? 1925, मेरे साथ साथ सभी को ध्यान आ रहा हो, 1925, ठीक है। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, क्या बच्चों? काकोरी ट्रेन एक्शन। कौन सा? काकोरी ट्रेन एक्शन, 9 अगस्त 1925, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी, कौन कौन बच्चों? राजेंद्र लाहिड़ी। देखो काकोरी एक स्टेशन का नाम पड़ता है, लखनऊ से थोड़ी पीछे। जब हम तुम मुरादाबाद से रहेंगे लखनऊ से थोड़ी पीछे पड़ेगा, कौन सा स्टेशन? काकोरी। यहाँ पर एक ट्रेन लूटी गई, किन किन के माध्यम से? यहाँ पे काकोरी ट्रेन एक्शन, यहाँ से ट्रेन लूटी गई। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर, कौन कौन बच्चों? चंद्रशेखर और राम प्रसाद बिस्मिल। कौन बच्चा? राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का, बाजुए, ठीक है, कातिल में है। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत प्रसिद्ध नारा है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो मैंने अभी बोला है किसका नारा है, सीधे सीधे पूछ लेगा, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने शामिल थे? राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है।
काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने रुपए का खजाना लूटा गया बच्चों? 4000 का। 4000 रुपए का खजाना लूटा गया इस ट्रेन से। और ट्रेन की जो चैन खींची किसके द्वारा? राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी ट्रेन में सवार थे पहले से ही, ठीक है। इन्होंने ट्रेन की चैन खींची, ट्रेन रुकी कहाँ? काकोरी। और इनके साथियों ने मिलकर यहाँ से कितने रुपए का खजाना लूट लिया? 4000 का, ठीक है। आगे काकोरी, काकोरी ध्यान रखें कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं 1922। क्या बच्चों? 1922। 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा। कौन सा बच्चों? चोरी चोरा। चोरी चोरा हत्याकांड, ठीक है। इस हत्याकांड ने पूरे भारत को हिला दिया, ठीक है। इसके चलते हुए महात्मा गांधी को कौन सा आंदोलन? जन आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जो कब बना? 1920 में, ठीक है। उसे महात्मा गांधी को बंद करना पड़ा, किसके चलते? चोरी चोरा हत्याकांड, ठीक है। इन्हें जेल भी जाना पड़ा। 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा हत्याकांड। एक थाने के अंदर पुलिस वालों को बंद करके पब्लिक ने, ठीक है, मट्टी का तेल डालने के बाद उन पर आग लगा दी। एक दरोगा साथ 22 कर्मचारी उसमें फूंक दे, 22 पुलिसकर्मी, ठीक है। जिसके चलते इस हत्याकांड का नाम पड़ गया चोरी चोरा हत्याकांड। जनता के द्वारा पुलिस को कहा? लॉकअप में बंद करने के बाद आग। दरअसल कहानी ये थी बच्चों, पहले पुलिस ने जो है पब्लिक बंद कर रखी थी थाने में, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा शोर काटा, उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये निकल गए पुलिस वाले थाने से। तो इन्होंने सोचा बचने का उपाय, हम जो है क्या लॉकअप में बंद हो जाते हैं और इनसे बच जाते हैं। लॉकअप में बंद हुए जैसे ही, तो तुम्हें पता ही है भारतीय आदमी का दिमाग कितना खुराफाती होता है। जैसे ही ये लॉकअप में बंद हुए, उन्होंने बाहर से लॉक करने के बाद सभी पे मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद आग लगा दी, और जिससे इस घटना को अंजाम मिला, चोरी चोरा हत्याकांड। पूछा जाता है चोरी चोरा कहां पड़ता? गोरखपुर। बहुत अच्छे बच्चे, गोरखपुर। जो चोरी चोरा जगह का नाम है, कहां पड़ती है? गोरखपुर। और साथ ही गोरखपुर नाथों की नगरी गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती। गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती। और गोरखपुर से ध्यान रखेंगे कौन सा बच्चों? गीता प्रेस। गीता प्रेस कहाँ की फेमस है? गीता प्रेस, गोरखपुर। प्लस गोरखपुर में क्या लगता है हमारा? खिचड़ी मेला। बहुत अच्छे, खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला हमारा कहाँ लगता है? गोरखपुर। राप्ती नदी के किनारे है हमारा गोरखपुर। मेरी नहर में गोरखपुर का जो थाना है शहर वाला, इतना शानदार थाना बना हुआ, बहुत अच्छा। कामना करता हूं जितने देख रहे हैं किसी न किसी एक को मिले गोरखपुर का, ठीक है। नाथों की नगरी गोरखपुर, किस नदी किनारे? राप्ती, ठीक है बच्चों। ये चारों जो डेट आपके सामने लिख रही है ना, चारों की चारों, और जितने पॉइंट, ये परीक्षा की नजर से बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को पता, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। बार बार पूछे गए। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। हमें इन्हीं तैयार करके लेकर चलना, ठीक है। और साथ के साथ मेरे साथ ही कॉपी में नोट करें, बहुत ही अच्छी डेट, बहुत ही अच्छी डेट। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, जहां उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई अधिकतर मॉडर्न हिस्ट्री में, मध्य इतिहास में, ठीक है। आगे देखते हैं, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? एशिया के लिए धुरी किस विदेशी नीति किस देश की एक रणनीति है? एशिया के लिए धुरी मतलब एशिया। बच्चों महाद्वीपों की संख्या 7, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया में आते हैं हम तुम, भारत, चीन, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देश कहाँ आते हैं हमारे? एशिया। मतलब एशिया की धुरी, एशिया पर अपना कुछ कब्जा करने के लिए विदेश नीति कौन सा देश खेलता है? सभी को ज्यादातर पता होगा, ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, भारत, ठीक है। एशिया के लिए धुरी विदेशी नीति किस देश की एक रणनीति है? अमेरिका। बहुत अच्छे बच्चों, अमेरिका, ठीक है। एशिया के लिए धुरी अमेरिका। अमेरिका की एक संस्था IMF, कौन से बच्चों? IMF, सही है। एक है विश्व बैंक। विश्व बैंक जो लोन देती है वो देशों के हित के लिए देती है, ठीक है। और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो लोन देती है, देश किसी देश को लोन प्रोवाइड कराने के बाद उससे जो लोन ना चुके तो उस पर क्या कर लेती है? कब्जा। कौन सा? अमेरिका का IMF, ठीक है। इसी ने बहुत सारे एशिया के देशों के साथ ऐसा करा है जो कर्जे में डुबा दे पूरे पूरे, ठीक। और ऐसे चीन खेलता है। चीन ने पाकिस्तान को इतना कर्जा दे रखा, पाकिस्तान तबाह है उसके कर्जे से। श्रीलंका यही है। श्रीलंका का एक बंदरगाह है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था ये। हम्बनटोटा बंदरगाह जब उससे कर्जा ना उतरा तो उसके हम्बनटोटा पर अधिकार कर लिया। साथ ही बता दूं बच्चों, अमेरिका
कब आजाद हुआ? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस का मनाते हैं। 4 जुलाई 1776 को क्या आजाद हुआ? अमेरिका। ठीक है। साथ ही साथ जापान, उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश ऐसा बोलते हैं जापान को। ठीक है। उगते सूर्य का देश जापान। जापान की राजधानी बच्चों टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। इससे ज्यादा मोस्ट है किस द्वीप पर है? जापान की राजधानी टोक्यो। सभी को पता राजधानी टोक्यो जापान की, लेकिन किस द्वीप पर? होन्शु नामक, कौन से? होन्शु नामक द्वीप पर स्थित है। होन्शु नामक द्वीप पर स्थित है क्या? होन्शु नामक द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो। होन्शु द्वीप। प्लस जापान की संसद का नाम नोट करेंगे। संसद का नाम, जापान की संसद का नाम बताना है बच्चों को। जापान की संसद का नाम क्या हमारा? डायट। क्या बच्चों? डायट। जापान की संसद का नाम डायट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आप सभी के बीच में है, आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों के पास फैलानी है, शेयर करनी है। पूरी लास्ट तक वीडियो में बने रहना, लास्ट तक पूरा देख के जाना, एक एक पॉइंट और एक एक क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद मिलेंगे एग्जाम के बाद, जब ये पेपर जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं अपने माध्यम से एनालाइज करा जाए कितने क्वेश्चन, तो वीडियो कोई भी हल्के में लेके ना चले। ठीक है। 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स। तो क्या आंसर है बच्चों हमारा? बास्केटबॉल। 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है हमारा? बास्केटबॉल से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुक्केबाजी का मैंने बताया था कल, जिन्हें हम जानते हैं सुपर मॉम मैरी कॉम, अनब्रेकेबल, जिनकी क्या थी? आत्मकथा। कौन है भारत की मुक्केबाज? 8 बार लगातार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है मैरी कॉम ने। ठीक है। साथ ही साथ रिवाइज भी करते चलेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। खो खो, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस नहीं है बच्चों, लाइन है। ठीक है, लाइन। टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बाय मिस्टेक। खो खो में कितनी क्रॉस लाइन होती हैं? खो खो में कितनी क्रॉस लाइन होती है बच्चों? 8। कितनी क्रॉस लाइन होती है खो खो में? 8। साथ ही बता दूं, खो खो में प्लेयर पूछा जाता, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो, खो खो खेल का नाम है, सभी खेलोगे बचपन में। ठीक है। लाइन में बिठाने के बाद पंक्ति में है ना, एक छूता है क्रॉस करके। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो में कितने सदस्य होते हैं टीम में, खिलाड़ी भाग लेने वाले? 9। ठीक। 5 पोलो। बच्चों पोलो के पूछा जाता, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो, पोलो में खिलाड़ी सदस्यों की संख्या 5। एक आता वाटर पोलो, वाटर पोलो में होती है संख्या कितनी? 7। ठीक है। कबड्डी, एक आता है क्या? कबड्डी, कितने होते हैं? 7। देखो कबड्डी में पूछे एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 12। अगर टीम की बात करें कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 12। खिलाए कितने आते हैं? 7। ठीक है। कबड्डी, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी क्या है बच्चों? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी कबड्डी। कबड्डी के टीम में होते कितने खिलाड़ी है? 12, लेकिन खेलते कितने? 7। ठीक है। 5 उनका चेंजिंग के लिए, अगर कोई चोटिल हो जाए तो चेंज एक्सचेंज हो सकते हैं, और लेकिन खेलेंगे कितने? 7, और टीम में कितने होंगे? 12। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें ऑप्शन था 7, 12 भी। ठीक है। तो 12 सही माना गया था, लेकिन टीम की बात करें तब 12, और खेलने भाग कितने लेते हैं प्रतिभागी? तो 7। ठीक है। साथ ही हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं बच्चों? भाग 11। एक आता है रग्बी फुटबॉल। क्या बच्चों? रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में होते हैं सबसे अधिक कितने? 15। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में 15। बैडमिंटन में तुम्हारे 2, लॉन टेनिस में 2। ठीक है। खो खो में 9, पोलो में 5, और वाटर पोलो की बात करें 7। कबड्डी में 7, पूरी टीम की बात करें 12। और किस देश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी? बांग्लादेश। कबड्डी का जन्म किस देश में हुआ? तब भारत। ठीक है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11-11, रग्बी फुटबॉल में 15।
ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सभी खेल सभी को नोट करने हैं, बहुत ही अच्छे, हर बार पूछी जाती है परीक्षा में, खो खो किसी भी खेल से संबंधित, तो साथ के साथ नोट करना है बहुत अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई, कौन कौन से बच्चों? कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रथम बार 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? पहला ऑप्शन है 1881, दूसरा 1885, तीसरा 1857 और चौथा 1905। ऑप्शन की नहर से ऑप्शन ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आंसर है हमारा 1857। 1857। 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इनकी स्थापना कब हो गई थी? 1857। और 10 में 1857 में क्या चली थी? क्रांति हुई, ठीक है। 1857 में क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के वायसराय लॉर्ड कौन? कर्जन। कर्जन। ऑप्शन देता हूं बच्चों, कमेंट करके बताना, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कर्जन, कैनिंग, डफरिन, ऑक्सफोर्ड। सही है। अभी मैं जब तक ये क्वेश्चन पूरा कर रहा हूं कमेंट करके बता दें सभी, 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय, और नहीं तो फिर मैं बता कर जाऊंगा लास्ट में, ठीक है। साथ ही ध्यान रखना क्या, 1885 ये मैं आपको करा चुका हूं। 1885 28 दिसंबर, याद करो सब सही बच्चे, याद करो 28 दिसंबर 1885 किसकी स्थापना? आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। 3 ऑप्शनों में से एक खत्म, कौन सा? जो आपको देते मैंने, लॉर्ड डफरिन। किसके? 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, ठीक। आगे 1905, एक ऑप्शन और खत्म होने वाला बच्चों आपका, इसी बीच में एक और, ठीक है। 1905 ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण घटना 1905 बंगाल विभाजन, बहुत अच्छे, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है बच्चे। एक खत्म, कितने ऑप्शन बचे तुम्हारे पास? 2 खत्म हो गए। लॉर्ड डफरिन किससे संबंधित है? इससे लॉर्ड डफरिन, ये करा चुका हूं मैं, ठीक है। आईएनसी के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय डफरिन कौन थे? भारत के वायसराय। और जब बंगाल विभाजन हुआ तब लॉर्ड कर्जन, कौन बच्चों? लॉर्ड कर्जन। कितने खत्म होगा बच्चों? 2। अब तुम्हारे पास बचे चॉइस 2 में से जल्दी कमेंट करके बताओ सभी। 1905 बंगाल विभाजन, इसी के साथ ध्यान रखना है स्वदेशी आंदोलन चला था, एक स्वदेशी, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, कौन सा बच्चों? स्वदेशी आंदोलन। ये भी कब चला था? 1905 में, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए चला था, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। किसके द्वारा चलाया गया था? कृष्ण कुमार मित्र, बहुत अच्छे, कृष्ण कुमार मित्र, जिसमें नारे लगे थे क्या? बंगाल एक है, बंगाल एक है। क्या बच्चों? बंगाल एक है, बंगाल एक है, एक है। इसके नारे स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? कृष्ण कुमार मित्र। और बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो इस समय आता अपना पश्चिम बंगाल। सही है। अगर हम नजरिए से देखें पश्चिम बंगाल पश्चिम में न होगा, किधर है? पूरब, तो इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे बच्चों। जो पश्चिम बंगाल है वेस्ट बंगाल, लेकिन आता कहाँ है? पूरब में। बहुत सारों के बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है पश्चिम बंगाल है पूरब में, लेकिन पश्चिम बंगाल। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ बच्चों, तो ये उत्तरी बंगाल, दक्षिणी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, ये पूर्वी बंगाल जिधर मुस्लिम ज्यादा थे, पूर्वी बंगाल सहित ये कहां चलेगा? पाकिस्तान। कहां बच्चों? पाकिस्तान। जो हिस्सा भारत में रहेगा कौन सा? पश्चिम बंगाल। तब से नाम हम बोलते हैं इसे क्या? पश्चिम है पूरब में, लेकिन नाम पश्चिम बंगाल। जब बंगाल विभाजन कब? 1905 लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। उत्तरी बंगाल, दक्षिणी, पश्चिमी, जिस एरिया में ज्यादा मुसलमान थे तो वो कहां बन गया? वो हमारा बन गया पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी साइड है, पूर्वी बंगाल क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से फेमस हो गया पूर्वी बंगाल, ठीक है। और उसके बाद यही पूर्वी बंगाल पाकिस्तान, जहां मोमडन जनसंख्या ज्यादा थी मुस्लिम, ये बन गया 1971 में क्या? बांग्लादेश। 1971 में क्या बना फिर? बांग्लादेश। यही जो पूर्वी बंगाल है हमारा क्या बना? पहले पाकिस्तान के हिस्से में जुड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या बन गया 1971 में? बांग्लादेश। और बचा क्या भारत के हिस्से में? पश्चिम बंगाल। तब से क्या बोलते हैं इसे? पश्चिम बंगाल, ठीक है बच्चों। उम्मीद करूंगा सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। साथ ही ध्यान देंगे 1881, क्या बच्चों? 1881 लॉर्ड याद करेंगे, लॉर्ड 1881 भारत की नियमित जनगणना। क्या बच्चों? भारत की नियमित जनगणना, नियमित
जनगणना किस बार सराहना कराई थी? भारत की नियमित जनगणना, भारत की नियमित लॉर्ड मेयो 1872 और लॉर्ड रिपन 1881। बहुत अच्छे। देखो अगर नियमित जनगणना की बात करें 1881 तब लॉर्ड रिपन, और सबसे पहले की बात करें लॉर्ड मेयो 1872। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हो गई? 1872। ठीक है। और 1872 की जनगणना के टाइम पे हमारे कौन थे? लॉर्ड मेयो। अगर पूछे सबसे पहले जनगणना किसने कराई? लॉर्ड मेयो ने। लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात आवे तब 1881 लॉर्ड रिपन। ठीक है। और पहले जनगणना आयुक्त तो पूछे डब्ल्यू प्लॉडेन, और पहले स्वतंत्र भारत के पूछे आर्य गोपाल स्वामी। ठीक है बच्चों। पहले अगर हम जनसंख्या जनगणना कमीशनर की बात करें आयुक्त की तो डब्ल्यू प्लॉडेन। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की तो आर्य गोपाल स्वामी। भारत में कौन सी जनगणना होती है? दशकीय है। 10 वर्ष के बाद, प्रति 10 वर्ष के बाद एक बार जनगणना। तो ये सिद्धांत हमने किस देश से लिया? अमेरिका। ठीक है। 1790 में अमेरिका में जारी हो गई क्या? दशकीय जनगणना। तब हमने दशकीय जनगणना अमेरिका से लेकर अपने भारत में उतारी। ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होता है? जनगणना। ठीक है। हाँ 1857। क्या बच्चों? 1857 की क्रांति के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग। कौन बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। बहुत ही शानदार। सब साथ नोट करके लेके चलेंगे। लॉर्ड रिपन 1881। नियमित जनगणना कितने वर्षों में? 10 वर्ष की जनगणना हमने किस देश किससे ली है? अमेरिका 1790। ठीक है। और शून्य बजट साथ ही ध्यान देंगे, शून्य बजट हमने किस देश से लिया है? अमेरिका। ठीक है। देखो शून्य काल होता है, शून्य बजट। शून्य काल भारत की देना खुद की। शून्य काल किस देश की? वो है खुद भारत की। और शून्य बजट की बात करें तो अमेरिका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छे। ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो ज्यादा से ज्यादा तुम लाइक शेयर कमेंट करोगे। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट। ठीक है साथियों, सभी कमेंट में पढ़ता भी हूँ। ठीक है। ये ना सोचें कि ना पढ़ते हैं कमेंट। सभी के कमेंट पढ़ने के बाद अगर कोई हमारी कमी है तो उस कमी पर हम अपने खुद भी काम कर रहे हैं। ठीक है। हमें अपनी कमी एक्सेप्ट है, हमारी अभी स्टार्टिंग है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या दिक्कत आ रही है, कैसा आपको समझ में आ रहा, कैसा हमारा कंटेंट है। सब कंटेंट प्लस कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी का जैसे भी सामना हो रहा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे उस कमी को हम आने वाले टाइम पे सुधार करें। ठीक है। सुधार जस्टिफाई करें अपने आप को खुद से। ठीक। तो कमेंट करके बता दें सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? ब्रिटिश पताका मतलब विजय का झंडा फहराया था। उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। साथ ही बता दूं बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट एक कहाँ का शासक था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसकी शक्ति की बात चली किस महाद्वीप में? यूरोप एक महाद्वीप का नाम है। किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? ठीक है बच्चों। ऑप्शन पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग की जगह हम थोड़ा सा सुधार करेंगे बच्चों। लॉर्ड हेस्टिंग की जगह हमें जो है चेंज करना है चेम्सफोर्ड। ठीक है। वो है ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर है हमारा वारेन हेस्टिंग। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग, जिस पर बर्फ बुलाने के बाद महाभियोग चला। ठीक है। महाभियोग किस पर? वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चला। ठीक है। लंदन में जाने के बाद इस पर मुकदमा ठोक गया खुद पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन बच्चों? इसका आंसर क्या है? वारेन हेस्टिंग। आगे ध्यान देंगे हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या? स्थायी बंदोबस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त 1793 किसके द्वारा चलाए गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे बोलते हैं हम स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या? स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या बच्चों? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्लस लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी कहाँ है? भारत। और भारत में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश। इसका जो मकबरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ? गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है बच्चों? गाजीपुर।
ठीक है। काशी की बहन किसे बोलते हैं? गाजीपुर को। बहुत अच्छे। काशी की बहन किसे बोलते हैं? गाजीपुर को। और बच्चों गाजीपुर में कौन सी बोली बोलते हैं? तो भोजपुरी। भोजपुरी बोली बोली जाती है कहाँ? गाजीपुर में। और गाजीपुर को बोलते हैं काशी की बहन। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर। और स्थानीय स्वशासन का जनक, आप सभी को मैं चेक करना चाहता हूँ, स्थानीय स्वशासन का जनक बता दो मुझे, किसे बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक? किसे बताओ? बहुत तेजी से कमेंट करके बताने, बहुत जल्दी, जिसके साथ हम आगे बढ़ सके। स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं किसे? लॉर्ड रिपन। बहुत अच्छे बच्चे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोलते हैं हम। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक, है ना? स्थायी बंदोबस्त किसने चलाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के से, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, जो कहां पड़ता है? भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गाजीपुर। और गाजीपुर को बोलते हैं काशी की बहन। ठीक है। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली ने किसा हराया बच्चों? जो स्वयं को क्या बोलता था? बंगाल का शेर। बंगाल का शेर अपने आप को कौन बोलता था? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने किसा हराया? टीपू सुल्तान। बहुत अच्छा। टीपू सुल्तान को किसने हराया? लॉर्ड बेलेजली। जिन्हें मैसूर का शेर किसे बोलते थे? बेलेजली को। वो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। ठीक है बच्चों, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक। टीपू सुल्तान, जैसे शेर है मैसूर कह दो, मैसूर का शेर बोल दो, टीपू सुल्तान। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध में हराया था किसे? लॉर्ड बेलेजली ने टीपू सुल्तान को। और चौथे में मारे गए। ठीक है, चौथे में मारे गए। और बेलेजली का याद रखना, बंगाल का शेर। और किसे हराया था? टीपू सुल्तान को बेलेजली, टीपू सुल्तान। ठीक, लॉर्ड बेलेजली, टीपू सुल्तान। आ गए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इससे संबंधित घटना ध्यान देंगे सभी। देखो, रॉलेट एक्ट का बच्चों, रॉलेट एक्ट, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, काला कानून, कब आया था? 1919। तो ये पूछ लेगा रॉलेट एक्ट किसके 22 अप्रैल के टाइम पे आया था? तो चेम्सफोर्ड। ठीक है, जलियांवाला नरसंहार, जलियांवाला नरसंहार 1919। ठीक, 1919 रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक, ये सब किसके टाइम पे होते? चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है बच्चों, सब क्वेश्चनों पर ध्यान देना हमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? तो गाजीपुर। निम्न में से किसे इस्पात का चौखड़ा, चौखठाट, स्टील फ्रेम, मतलब इस्पात का चौखड़ा। ठीक है बच्चों, इसे सही कर लेंगे, चौखड़ा, इस्पात का चौखड़ा। इंग्लिश में बोले स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई। निम्न में से किसे इस्पात का चौखड़ा, स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला, स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हमारा भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस। क्या आंसर है इसका? भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस। ठीक, पहले भारतीय जिसने आईसीएस परीक्षा पास करी। ठीक है, आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय, परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय, आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय। ठीक है, कौन है बच्चों? पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। बहुत अच्छे। कौन है बच्चों? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, बहुत अच्छे। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इस्पात का चौखड़ा किसे बोलते हैं? भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को। ठीक है, आगे देखेंगे स्वराज पार्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के लिए से। स्वराज पार्टी 1923 कब बनी बच्चों? 1923, मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा कराया गया? 1923 में मोतीलाल नेहरू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आप सभी को पता, 28 दिसंबर 1885, लॉर्ड डफलिन। ठीक है, स्वराज पार्टी ध्यान देंगे
1923 मोतीलाल नेहरू ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है साथियों, साथ के साथ नोट करते चलेंगे। अच्छे तरीके से एक नोट्स तैयार करना हमें, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के टाइम तक औसत तुम 2-3 बार रिवाइज कर पाओ। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन बच्चों? भूदान आंदोलन। ऑप्शन पहला जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा? विनोबा भावे। साथियों किसकी बात कर रहे हैं? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की बात चल रही है। ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ करा गया? इनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। विनायक नरहरि भावे। विनायक नरहरि भावे। विनायक किसका पर्यायवाची होता है बच्चों? कमेंट करके बताएंगे। श्री गणेश विनायक। विनायक एक पुस्तक भी आती है विनायक, रमेश चंद्र शाह की पुस्तक भी है विनायक। ठीक है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट करा गया? विनायक नरहरि भावे या विनोबा भावे। ठीक है बच्चे, विनोबा भावे। और इनके द्वारा कब की गई इसकी स्थापना? 1951 आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, भूदान आंदोलन मतलब भूमि का दान। तो इसमें सबसे पहले भूमि किसने दान करी थी? ध्यान रखेंगे, रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी ने विनोबा भावे को 100 बीघा, 100 मतलब सबसे पहले जो है रामचंद्र रेड्डी ने भूमि दान की। ठीक है, विनोबा भावे विनायक नरहरि भावे को जो भूदान आंदोलन के सबसे पहले भूमि दान करी रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, रामचंद्र रेड्डी ने भूमि दान करी थी, है ना, भूदान आंदोलन के चलते हुए। और इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ठीक, पवनार आश्रम, पवनार आश्रम की स्थापना भी किसने करी थी? विनोबा भावे। विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना करी थी, है ना। साथ ही बच्चों बता दूं, विनोबा भावे जिन्हें बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय अध्यापक। विनोबा भावे को हम बोलते हैं क्या बच्चों? भारत का राष्ट्रीय अध्यापक बोलते हैं ना। भारत का राष्ट्रीय अध्यापक विनोबा भावे को, राष्ट्रीय अध्यापक विनोबा भावे को बोला जाता है। ठीक है बच्चों, प्लस महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। क्या बच्चों? महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बोलते हैं, उत्तराधिकारी किसे? विनोबा भावे। ठीक है, जो सबको भावे, आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन 1951 आंध्र प्रदेश, रामचंद्र रेड्डी ने भूमि दान करी सबसे पहले, विनोबा भावे। पहले सत्याग्रह विनोबा भावे, दूसरी की बात करें तो पीटी नेहरू, और तीसरे की बात करें तो ब्रह्मदत्त। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे की बात करें पीटी नेहरू। ठीक है बच्चों, सत्याग्रही की बात चलिए किसमें? भूदान आंदोलन में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पीटी नेहरू, और तीसरे की बात करें ब्रह्मदत्त। कौन बच्चा? ब्रह्मदत्त। ठीक है, सबसे पहले जमीन दान में रामचंद्र रेड्डी। और बात कर लें विनोबा भावे को भारत रत्न कब मिला? ठीक है बच्चों, क्या भारत रत्न, इन्हें जो भारत रत्न मिला कब मिला? विनोबा भावे की बात चलिए, इन्हें जो भारत रत्न कब मिला बच्चों? कमेंट करके बताएंगे। 1987। बहुत अच्छे, 1987 में विनोबा भावे को क्या मिला? भारत रत्न। ठीक है बच्चों, भूदान आंदोलन 1951। आगे देखते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जिन्हें कि आप जानते हैं हम किस नाम से, इनका उपनाम आता बहुत ही अच्छा, लोकनायक। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, मूक नायक किसकी पत्रिका थी? मूक नायक, कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही अच्छी है मूक नायक। ना पता तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, सभी कमेंट से भर दें बॉक्स पूरा। मूक नायक किसकी पत्रिका थी? मूक नायक। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। क्या बच्चों? जयप्रकाश नारायण, इन्हें बोलते हैं लोकनायक, ये जननायक, जननायक या लोकनायक। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। इनसे संबंधित एक याद रखना, क्या? सर्वोदय योजना। क्या बच्चों? सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना किसके द्वारा चलाई गई? 1950 में बच्चों, 1950। जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सी योजना? सर्वोदय योजना, या जननायक लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का जीएसवी, साथ ही साथ स्टेटिक। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहा है? बलिया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बलिया। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी आप सभी जानते हो। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी बच्चों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि अभी पीछे बता चुका हूं शेख मुजीबुर रहमान ने। महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी? ठीक है, अर्धनगन फकीर किसने बोला? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक, मलंग बाबा सीमांत गांधी लाल जो उन्होंने बनाए थे, क्या एक दल बनाया था, कमेंट करके बताना। सीमांत गांधी जी ने बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी। खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, मलंग बाबा के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां, जो उनकी बनाई हुई एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार। कौन से बच्चों? खुदाई खिदमतगार के द्वारा महात्मा गांधी कौन सी उपाधि? मलंग बाबा। और जादूगर शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, और महात्मा गांधी को महात्मा की पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं इसी के साथ बच्चों। ये भूदान आंदोलन का कई बार क्वेश्चन एग्जाम में एज इट पूछा गया तुमसे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के बीच में। साथ ही साथ साथियों से सभी से एक अपील है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, और पूरी लास्ट तक पूरा वीडियो देखना पूरा। ठीक है, सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चनों पे हमारा 15, 20, 25 क्वेश्चन तुम्हारे जो आराम से लगा सको उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक, फाइनल सिलेक्शन हमारे जीएस पे ही है। मैथ सब बराबर करते हैं, रीजनिंग सब बराबर करेंगे, हिंदी बराबर ठोकाएंगे। लेकिन जो भी बच्चा फाइनल सिलेक्शन या मेरिट में ऊपर स्थान लेगा तो उससे भैया जीएस से लड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ बिस्तर में बैठने के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और सिलेक्शन के लिए हमें जीएस हर हालत में भैया पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। एक ही अपील है, लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। कैसा कंटेंट, कैसे क्वेश्चन जो आप सभी के बीच में लाया हूं, बहुत मेहनत मेरी, इस मेहनत को मेरा सभी सराहना दे। कमेंट ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।